बेटा लास्ट वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी हम सिर्फ एक पार्ट ही बनाएंगे, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बेटा ये जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखा रहा था लास्ट वीडियो में, मैंने यही डिस्कस किया था कि ये फॉर्मेट क्या है। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्वेश्चन में एक टर्म दे रखी है, दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो इसके आगे की स्टेप्स क्या थे मैं आपको वापस एक बार याद दिला देता हूँ। बेटा आपको ऐड करना है डिक्रीज़ इन करंट असेट्स और इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़, और लेस करना है इंक्रीज़ इन करंट असेट्स और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा दिस इज़ योर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। आपको कुछ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, और लास्ट में आपको लास्ट लाइन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वॉज 1 लाख। तो बेटा आपको क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद से आपको स्टार्ट करना है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी करंट असेट्स होती हैं और कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, तभी आप क्या कर पाओगे, जो डिक्रीज़ इन करंट असेट्स और इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज जो कि ऐड होनी है उसे आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो बेटा जो आपके डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हैं, ये आपके करंट असेट्स हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके करंट असेट्स हैं, और अक्रूड इनकम आपके करंट असेट्स है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी करंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है। बेटा ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये निकालना है कि कौन कौन से जो आपके असेट्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। तो बेटा एक तो आपके पास डेटर्स हैं जो 2018 में 80,000 के थे, और 2019 में क्या हो गए, वो 60,000 हो गए। तो यहाँ पे आप डिक्रीज़ देख सकते हो। तो डेटर्स क्या होंगे बेटा, ये ऐड होंगे। बिल्स रिसीवेबल में बेटा इंक्रीज़ आया है, तो बिल्स रिसीवेबल्स इंक्रीज़ आया है, तो बेटा ये लेस होंगे, ऐड नहीं होंगे। उसके बाद हम बात करें बेटा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में, तो बेटा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में इंक्रीज़ को ऐड किया जाता है क्योंकि ये लायबिलिटी है। तो बेटा क्रेडिटर्स जो है 50 से 55 हुए हैं, तो क्रेडिटर्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन बिल्स पेबल जो हैं वो लेस हुए हैं, ठीक, मतलब डिक्रीज़ हो गए हैं तो वो लेस होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो बेटा ये ऐड हो जाएंगे। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुए हैं बेटा, डिक्रीज़ हुए हैं, ठीक है, तो ये भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये करंट असेट्स है और करंट असेट्स डिक्रीज़ होने पे ऐड होते हैं। अक्रूड इनकम करंट असेट्स है, ये इंक्रीज़ हुई है तो ये ऐड नहीं हो सकती, लेस होगी। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी लायबिलिटी और लायबिलिटी कम हुई है, इसलिए बेटा वो क्या होंगी, लेस होंगी, क्योंकि लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होने पे ऐड होती हैं। एक बार मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ बेटा। ये है बेटा आपका सॉल्यूशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको 1 लाख गिवन था। अब आपको डिक्रीज़ इन करंट असेट्स ऐड करना था, तो इसमें डेटर्स और प्रीपेड ऐसे करंट असेट्स से जो क्या हुए थे, डिक्रीज़ हुए थे, तो उन्हें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया। और इंक्रीज़ इन लायबिलिटी के नाम पे क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जिन्हें हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। लेस हमने कहा है जब इंक्रीज़ इन करंट असेट्स हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल और अक्रूड इनकम में क्या हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था, इसलिए उनको लेस कर दिया है। और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस डिक्रीज़ हुए थे, इसलिए उनको लेस कर दिया है, ठीक है। सारा जो काम किया वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट किया है, ये 4 फिगर्स को ऐड करके इस वाले फिगर में ऐड कर दिया है, और इन 4 फिगर्स को यहाँ पर लेस कर दिया। तो फाइनली हमारे पास आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एक और आगे का स्टेप होता है दैट इज़ टैक्स पेड को हम लेस करते हैं, लेकिन टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन इतना ही रहेगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मेट वापस रिवाइज कर देता हूँ। तो बेटा एक चीज़ आप देख लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हमको ऐड करना है डेप्रीशिएशन,
ठीक है, मैंने स्टार मार्क किया है जो कि आपकी कमिंग क्वेश्चन के अंदर काम में आने वाली चीज़ है। डेप्रीशिएशन के बाद बेटा यहाँ पर है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी ऐड होगा। तो डेप्रीशिएशन एंड इंक्रीज इन डाउटफुल डेट ऐड होगा। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी ऐड होता है, और अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, जिसको हम रिटर्न ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ें तो क्या होंगी बेटा आपकी ऐड होंगी। और एक चीज़ माइनस होती है, दैट इज़ बेटा लेस में आता है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये 5 टर्म से 4 तो ऐड होंगी और 5th क्या होगी, लेस होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। अब एक बार बेटा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है बेटा, जब तक कुछ नहीं बोला गया बिफोर टैक्स मानना है आपको। गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है आपको, डेप्रीशिएशन दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल होती हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है आपको 10,000, और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है बेटा आपको 7,500। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस और ट्रेड पेबल्स एंड एक्सपेंसेस पेबल। तो बेटा ये दो जो हैं ये तो करंट एसेट्स हैं, और ये दो जो हैं करंट लायबिलिटी है। तो बेटा डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होता है। तो आप देख लो इसमें से डिक्रीज होने वाली करंट एसेट्स कौन सी है और इंक्रीज इन लायबिलिटी वाली एसेट कौन सी है। फिर इसका अपोजिट लेस होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये क्या होता है, लेस होता है। तो आप इसमें से देख लो कि इंक्रीज होने वाली करंट एसेट्स कौन सी है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी वाली एसेट्स कौन सी है। तो बेटा आप सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखना जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करी, ये आपका हेडिंग है, आपको हमेशा ऐसे ही हेडिंग डालना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ऊपर कंपनी का नाम चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 5 लाख दे रखा था। ठीक है, 5 आइटम्स में से 4 आइटम ऐसे थे जो ऐड होंगे और 5th आइटम ऐसा था जो कि लेस होगा। तो बेटा ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट गुडविल, डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की सारी चीज़ें क्या होंगी, ऐड। तो इन फिगर्स को सबको लिखकर हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमने बोला था लेस होगा तो लेस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद बेटा वही ऐड, तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़ है और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स है ही नहीं। तो हमने ट्रेड पेबल्स जो कि इंक्रीज इन लायबिलिटी थे 11,000, ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर को डिफरेंस जो था उसका वो निकाल के हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स है, तो उसमें 2 गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में एक्सपेंसेस पेबल है। हमको 4 आइटम्स गिवन थे जिसमें से 2 करंट एसेट्स थे और 2 करंट लायबिलिटीज़ थी। तो उसमें से एक जो करंट एसेट है वो तो ऐड हो गया है, उसका डिफरेंस, करंट एसेट्स ऐड नहीं हुआ है बेटा, करंट लायबिलिटी एक ऐड हो गया है। 2 करंट एसेट्स थे जो कि दोनों माइनस हुए हैं क्योंकि उनमें इंक्रीज था, और एक करंट लायबिलिटी जिसके अंदर डिक्रीज था वो भी माइनस हो गया। तो हमारे पास बेटा फिगर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दैट इज़ 5,47,500। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐड होगा या लेस होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ फॉर्मेट के थ्रू ही बताना चाहता हूँ कि बेटा ऐड करने में एक आइटम होता है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू। ठीक है, ये भी ऐड होता है। अब बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर जो है कॉमन है। ठीक है बेटा, दिस इज़ योर क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन दैट इज़ 4,89,000। तो बेटा जो नोट नंबर 1 था हमारे फॉर्मेट में वो अभी तक काम नहीं आया। फिर बेटा इसमें डेप्रीशिएशन बोला 87,000 का, तो बेटा ये ऐड होगा, और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड क्या होगा बेटा, लेस होगा, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट जो 48,000 का ये ऐड होगा, और अभी अभी मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका ऐड होगा।
ठीक है। नाउ अगेन आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसमें करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। तो इन्वेंट्री जो है बेटा करंट असेट्स है, रिसीवेबल जो है करंट असेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स है। बेटा कैश इन हैंड और एट बैंक दे रखा है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जब पूरा बनाओगे आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उसके बाद यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको आप करंट असेट्स में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप। पेबल्स आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट को अभी तक करंट लायबिलिटी माना जाता था, लेकिन अब इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट मानते हैं, तो इसको भी आपको अभी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नाउ मैं आपको एक बार सॉल्यूशन बता देता हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको बनाना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 4,89,000 गिवन था। फिर बेटा आपने ऐड क्या किया है इसमें, डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू, और लेस किया है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो आपके पास आ गया है बेटा यहाँ पे 5,44,000। उसके बाद जो आपके डिक्रीज़ इन असेट्स है, जो जितने भी मैंने आपको करंट असेट्स बताया उसमें जो भी डिक्रीज़ होने वाले थे वो इन्वेंट्री और प्रीपेड थे। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर को कंपेयर करना और डिक्रीज़ देख लेना ये कौन कौन से डिक्रीज़ हो रहे हैं। फिर इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी आपका पेबल्स आ गया, तो इंक्रीज जो आगे पेबल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होंगे, इसलिए उनको ऐड कर दिया। तो इन तीनों का फिगर लेके ऐड कर दिया। बाकी जो अपोजिट फिगर्स थे, जैसे करंट असेट्स जो हैं इंक्रीज़ हुए थे, रिसीवेबल्स जो थे करंट असेट्स में, और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ में आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे वो डिक्रीज़ हुए थे। तो इन दोनों का आपने लेस कर दिया, तो आपके पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बाकी क्वेश्चन बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा थोड़े और डिफरेंट। थैंक यू।